आपके और टॉपर जो बच्चे अच्छे निकलते हैं उनके बीच में मुझे लगता है ना किताबों का अंतर है, ना कोचिंग का अंतर है, ना अखबार का अंतर है, ना एनसीईआरटी का अंतर है। जेएनयू, डीयू, जामिया या ये जो आईआईटी है, यहाँ से रिजल्ट जो बहुत अच्छा आता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें पढ़ते हैं। जो मैं आज आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ उसको अपनी पढ़ाई में कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। ये जेएनयू के बच्चे, डीयू के बच्चे यही सब करते हैं, इसीलिए वो टॉप रैंक में रहते हैं। वो शुरुआत से ही गंदी जो है मानसिकता के साथ आए, तो जहाँ भी रहेंगे वो गंदगी ही करते हैं। वो कैसे आईपीएस ऑफिसर को जानता हूँ जो अपने कॉलेज में गुंडा था, किसी पर्सनल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे वो हमेशा निगेटिव बातें बोलते हैं, निगेटिव बातें उनके दिमाग में आती हैं, वो हर चीज़ की बुराई करते हैं, उन्हें हर चीज़ में कमियां नजर आती हैं। 9 करोड़ जॉब्स लॉस होने जा रही हैं विद इन अ 2 ईयर्स। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट होती है, स्किल होती है हाथों से बोलना, यानी जो टीचर डिस्कशन करता जाए वो कैसे कॉपी के अंदर लेकर आना है। तो मैं देख रहा था आप लोग सुनते हो, बोलते हो, लेकिन आप जब तक कॉपी में लेके नहीं आओगे तब तक वो चीज़ आपकी नहीं है। सुना भूल जाओगे, ठीक है। तो चलो आज हम देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हमने कल एक बड़ा अच्छा डिस्कशन किया था, और आप लोग अगर कभी एक्चुअली अपना एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप बनाया करो। जेएनयू, डीयू, जामिया या ये जो आईआईटी है, यहाँ से रिजल्ट जो बहुत अच्छा आता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें पढ़ते हैं। एक्चुअली वो आपसे भी कम पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर साइंस बैकग्राउंड। जेएनयू में क्या होता है, उनका एकेडमिक्स इतना हैवी होता है। कल एक बीएचयू की बच्ची थी, काउंसलिंग मेरे से करा रही थी, तो उसका एकेडमिक्स इतना हैवी होता है कि वो लोग टाइम नहीं ज़्यादा पाते हैं। लेकिन उनके साथ एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है जो आप लोगों को अब करना है, और वो क्या होता है, उनका एक डिबेट क्लब होता है, उनका अपना एक ग्रुप होता है। तो वो लोग क्या होता है, डिबेट की पावर को यूज़ करते हैं। अमर्त्य सेन और जीन डेज ने एक किताब लिखी, आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, ठीक है, एक बड़ी प्यारी किताब है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, नहीं तो कभी हम किसी दिन समरी डिस्कस कर लेंगे उसकी। तो आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, अब ये क्या है जरा इसको समझो। ये जो मैं आज आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ उसको अपनी पढ़ाई में कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। तो आईआईटी में एक वर्ड चलता है, ठीक है, मुझे बड़ा पसंद है, तो जब मैं वहाँ था तो C2D, ये मुझे इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट लगता है। अब आईआईटियंस कैसे आईएएस भी टॉप कर जाते हैं, आईआईएम भी टॉप कर जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहीं टॉप पर हो जाते हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज भी वही पकड़ लेते हैं। रीज़न क्या होता है, तो उसकी जो कोर वैल्यू होती है C2D होता है। कितने लोग C2D जानते हैं? C2D का मतलब होता है कॉपरेट टू डोमिनेट। इसकी हिंदी होती है, बहुत ये लाइन बहुत, ये बहुत बड़ा गुण है। अगर ये साल भर में सीख गए ना तो ये बहुत बड़ी चीज सीख जाओगे। कॉपरेट टू डोमिनेट, कॉपरेट टू डोमिनेट, ये जेएनयू के बच्चे, डीयू के बच्चे यही सब करते हैं, इसीलिए वो टॉप रैंक में रहते हैं। रीजन क्या होता है, कॉपरेट टू डोमिनेट, यानी आपस में सहयोग करके। डोमिनेट मतलब प्रभुत्व स्थापित करना, कि दुनिया के कंपटीशन से हम आगे चले जाएंगे। तो गुरुकुल में अगर हम इस चीज को करें, और हम जीरो टू हीरो बैच में ये चीजें करें, कॉपरेट टू डोमिनेट, यानी आपस में ग्रुप अच्छा बनाएं। एक तो पहली बात, ग्रुप बनाने के लिए मानसिकता अच्छी होनी चाहिए। अगर आप बहुत ही लोअर ग्रेड मानसिकता के साथ आए, लोअर ग्रेड का मतलब हो गया जैसे नहीं, बहुत कुछ लोगों को आदत होती है जैसे हमेशा गुरुकुल की बुराई करना, किसी भी, वो कहीं भी चले जाओ वहां बुराई करना, क्योंकि वो उसी माहौल से पल बढ़ कर आए होते हैं। वो शुरुआत से ही गंदी जो है मानसिकता के साथ आए, तो जहां भी रहेंगे वो गंदगी ही करते हैं। वो उनके पास कोई और कारण नहीं होता है, कोई और काम नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हो कि लाइफ को आप चेंज करना चाहो, तो इस दरवाजे के बाहर उसको छोड़ दो। इससे पहले क्या बुरी आदतें रही, डजंट मैटर, डजंट मैटर। मैं एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर को जानता हूं जो अपने कॉलेज में गुंडा था, ठीक है, मतलब गुंडई में नाम आता था। कई बार पकड़ा वकड़ा भी गया, केस माँ बाप ने बचा लिया केस वेस से, लेकिन उसका यही काम था, मारना पीटना, खून बहाना, ठीक है, मतलब गुंडा, मतलब जिसे कहते हैं ना प्योर गली का गुंडा, जिसे कहते हैं मोहल्ले का गुंडा। और लाइफ में मतलब उसके बारे में ये तो था कि ये मतलब बिगड़ा हुआ लड़का है, बहुत बदतमीज लड़का है, लड़कियां छेड़ना, ये सारा काम उसका जो है वो फेवरेट वर्क हुआ करता था। गाड़ियां नचाना, वो जो नहीं चार तरह से, और धुएं के छल्ले निकालना, जो मतलब आप अवगुण सोच सकते हैं कि इंसान में, वो सब कुछ उसके अंदर था। फिर लाइफ में उसकी एक घटना होती है और सडनली वो वहां से बदल जाता है। वो डिसाइड करता है कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, और वो जो गुंडे के रूप में बदनाम था वो आगे चलकर एक आईपीएस ऑफिसर बनता है। तो ये लाइफ में आप ये मत सोचो कि आपका पास्ट क्या है। लाइफ में आपको एक टाइम आकर रुक के अगर सोचो कि मुझे अपना फ्यूचर खुद बनाना है, तो उस दिन से आपका चेंज शुरू हो जाएगा। अगर इस चेंज को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आगे आप नहीं जा पाओगे। यू हैव टू एक्सेप्ट योर चेंज। आपके अंदर लाख बुराइयां हैं, लाख कमियां हैं, आप कुछ भी हो, आपकी मानसिकता खराब है, इस दरवाजे के बाहर छोड़ दो उसको, कि 2 साल इस दरवाजे के बाहर छोड़कर आना है
और यहाँ मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, जो आपका टारगेट है वो उसको हमें अचीव करना है। सेम ऐसे शिव शाह अवस्थी, आज तो बहुत सीनियर लेवल के आईएएस ऑफिसर हैं भाई। वो एक ऐसे गांव से थे जहां पर बिजली भी नहीं आती थी, तो उनको जो है वो एडमिशन नहीं मिला, पढ़ने में बहुत कमजोर थे। खैराबाद नाम का गांव है, सीतापुर से आगे जाओ तो जाने के लिए भी साधन नहीं है, तो वहाँ बिजली नहीं आती, बहुत ही रूरल एरिया, पानी वानी की बड़ी कमी होती है और खेती भी बड़ी अच्छी किस्म की नहीं होती है। तो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते तो हुआ ही नहीं, तो फिर उन्होंने करस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन किया। तो कोई पढ़ने वढ़ने का साधन था नहीं, तो 58% उनका हाईएस्ट आया था, 58%, जो कि उनके गांव में सबसे ज़्यादा था। फिर भी तो इन्होंने ये लगा कि भाई क्या करें, तो उन्होंने देखा कि यार खेती बेती सब बर्बाद है, खेती में कुछ हो नहीं रहा, भुखमरी, पानी की कमी हो जाती, उस इलाके में पानी की कमी हो जाती बहुत, तो खेती बर्बाद हो जाती थी। सरकारी कोई सहायता है नहीं, बिजली आती नहीं है, कुछ करने वरने को है नहीं। गांव के ज़्यादातर लड़के लड़कियां जो है वो या तो लड़कियों की शादी हो गई, लड़के जो है या तो नशा वशा करने लगे थे, ये सब कुछ। अब उनके पास भी ज़्यादा चॉइस थी नहीं, गरीब परिवार से थे, तो कई बार हमारे पास चॉइस नहीं होती है। मैं तुम्हें जो कुछ बातें बता रहा हूँ वो तुम्हें आगे अपना रिस्ट्रक्चर करना है आप लोगों को, क्योंकि आप में से कई ऐसे लोग हैं जो बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से बहुत खराब, अगर मैं देखूं तो वो कैटेगरी बहुत खराब है उनकी। किसी पर्सनल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे वो हमेशा निगेटिव बातें बोलते हैं, निगेटिव बातें उनके दिमाग में आती हैं, वो हर चीज़ की बुराई करते हैं, उन्हें हर चीज़ में कमियां नजर आती हैं, तो वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाने जा रहे, वो खुद को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं, वो खुद सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चले जाएंगे। अगर आप जगदीश चंद्र बसु की एक बात है, बहुत जाने, उनको नोबेल प्राइज मिला है, तो मैं जो बात कहता हूँ बहुत साइंटिफिक बेस पे कहता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, 2 एक्सपेरिमेंट किए, पौधों की 2 कैटेगरियां रख दी, बड़ी फेमस है, आप जाके इंटरनेट पे भी देख सकते हैं थ्योरी। और उन्होंने ये प्रूव किया कि जो पौधे भी होते हैं ना, उनके अंदर जीवित प्राणियों जैसी कॉन्शियसनेस होती है, चेतना होती है। तो उन्होंने क्या किया, एक वर्ग के पौधों से जाके बहुत अच्छी अच्छी बातें की, पॉजिटिव बातें की, तुम अच्छे हो, तुम बहुत ही प्यारे हो बहुत, और एक को कर्स करना शुरू कर दिया, गालियां देना, कोसना, गंदी गंदी बातें करना, ठीक है। कुछ समय बाद उनके एक्सपेरिमेंट के जो उन्होंने रिजल्ट निकाले, जिसको वो प्रेज कर रहे थे वो बड़ा, उसमें फूल बहुत अच्छे अच्छे आए, वो बहुत पल्लवित हुआ। और जिस पौधे के ग्रुप को उन्होंने गालियां दी, जिसको कोसा, जिसको नीच वाली बातें की, वो पूरे के पूरे पौधे मुरझा गए। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे इसका असर मल्टीपल टाइम होता है। तो जब आपकी चेतना में निगेटिविटी आती है, आप हर चीज की कमियां देखते हैं, आप ये नहीं देख रहे मुझे अच्छा क्या मिल रहा है, आप हर समय निगेटिव होते हैं, आप बोलते भी निगेटिव हैं, तो आपको लग रहा है कि आप सामने वाले का अपमान कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता कि आप अपना भविष्य जो है खत्म कर रहे हो, चौपट कर रहे हो। अच्छा, अभी आपको लग रहा है कि आप बादशाह हो, इस समय आपको लग रहा है कि यू आर द किंग, आप कुछ भी करो, अभी आपको पता ही नहीं लाइफ में आपके लिए क्या रखा हुआ है। आपको पता ही नहीं, हो सकता है 10-12 हजार रुपए की नौकरी के लिए आपको चप्पलें तक खानी पड़े, गालियां खानी पड़े। हो सकता है आप में से कई लड़कियों की आज हो सकता है उल्टा सीधा खूब बोल रही हो, अरे ये वो नहीं, हो सकता है किसी ऐसे गंदे आदमी का, अभी आपको पता क्या है। मेरे स्टूडेंट मुझसे ऐसी ऐसी बातें शेयर करते हैं, लड़कियां जिनकी शादी हो गई हैं, कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा उस 4 दीवारी के अंदर होता क्या है। और फिर वो जिंदगी हर दिन यही होता है कि अब मर जाएं। तो लाइफ उस हद तक पहुंचा सकती है आपको, और ये चॉइस आपकी रहेगी। So now you have very limited time to make your own life. आपको अंदाजा नहीं है कि इंसान जब एक बार गिरता है तो वो कहां तक गिरता चला जाता है। तो बी केयरफुल अबाउट योर थॉट्स, अपने थॉट्स को लेकर, अपनी बातों को लेकर बहुत केयरफुल रहो, एंड दिस इज द टाइम फॉर द कंस्ट्रक्शन। और अगर इसको तुमने डिस्ट्रक्शन में कन्वर्ट किया, खत्म है मामला, खत्म है मामला। तो ये आपको लग रहा है अरे हम सब कुछ अच्छा कर लेंगे, देखते जाओ, हमने तो करोड़पति लोगों को तो देखा है बहुत बुरी हालत होते हुए, तुम्हें क्या पता। अभी कई कहानियां तो मैं तुम्हें क्लास में नहीं सुना सकता। मतलब अगला पर्सन को यही था कि सुसाइड इज द बेस्ट ऑप्शन, सुसाइड इज द बेस्ट ऑप्शन, लाइफ इज लाइक हेल, हर दिन जिंदगी नरक है, मर जाना बेहतर है। कोशिश भी की, मर ही नहीं पाए, अरे मौत भी नहीं आ रही है, क्या हो गया, ऐसी जिंदगी हो जाती लोगों की। तो बी केयरफुल अबाउट योर थॉट्स एंड बी केयरफुल अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी की जो मिली है उसको अच्छे से इस्तेमाल करो। तो यहां पर जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले अपने आप को प्योर करो कि दिस इज फॉर द कंपटीशन। तो वो लोग क्या होता है, आपस में जो सेम माइंडसेट के लोग होते हैं वो इकट्ठा होते हैं। सेम माइंडसेट का मतलब होता है प्रोग्रेसिव माइंडसेट। सेम माइंडसेट मतलब ये नहीं कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, प्रोग्रेसिव माइंडसेट। प्रोग्रेसिव माइंडसेट क्या होता है, प्रोग्रेसिव माइंडसेट उसे कहते हैं, अब ये देखो यहां जितने लोग लिखेंगे उनके काम आएगा। प्रोग्रेसिव माइंडसेट उसे कहते हैं जहां पर आप अपना जो अगला दिन है वो अपने पिछले दिन से अच्छा पाते हो, दिस इज नोन एज प्रोग्रेसिव माइंडसेट। यू कैन नॉट गो चेंज द जो है वो पूरी दुनिया की डेस्टिनी आप चेंज नहीं कर सकते,
जैसे मान लो आज मेरा दिन है वो कल से अच्छा होना चाहिए। जैसे पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, कल मैंने 4 घंटे अच्छी सी पढ़ाई की, आज 4 घंटे 10 मिनट मेरी पढ़ाई होनी चाहिए, ज्यादा नहीं, 4 घंटे 10 मिनट होनी चाहिए, या मेरा 4 घंटा मेंटेन होना चाहिए। कल मैंने एक्सरसाइज नहीं की, आज मुझे 15 मिनट एक्सरसाइज करनी है, आज मुझे थोड़ा सा मेडिटेशन, कुछ अच्छा करना है। मतलब वो पिछले दिन से अच्छा लेकर आना है, वो 1% हो 2% हो। अगर आप जो है पावर ऑफ हैबिट पढ़ोगे जेम्स क्लियर को, तो वो यही बात कहते हैं अपनी किताब में कि पावर ऑफ हैबिट इज सेम थिंग, कि पिछले दिन से अगला दिन अच्छा होना चाहिए। तो जब ऐसी मानसिकता के लोग इकट्ठे हो, अब जैसे आप 4 लोगों से जुड़े, अबे यार यहाँ आके फंस गए, अबे यार यहाँ नहीं, वहां गए होते यार बहुत अच्छा होता, वो देखो क्या होता है, हमेशा दूसरे की थाली में घी ज्यादा लगता है, ये पुरानी कहावत है। वहां जाओगे तो बोले यार यहाँ नहीं, वहां होते तो बड़ा मजा आता। तो आदमी, ये कुछ और नहीं है, ये वही है जो आने वाले समय में इस पूरी जिंदगी के नरक बनेंगे। इनको अपनी जिंदगी काटने के लिए 10,000 20,000 की नौकरी पाने के लिए इनको एड़ियां घिसनी पड़ेंगी। कल की रिपोर्ट आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ी, आप लोग सबसे लकीएस्ट लास्ट जनरेशन हो, आप लोगों को पता होना चाहिए। आपके पास 3 से 4 साल है, ओनली 3 to 4 ईयर्स, भारत में पैदा हुए हो, टेक्नोलॉजी थोड़ा सा धीरे चलती है यहाँ पे। आपके पास ओनली, यू आर द लास्ट जनरेशन जो जॉब के लिए अप्लाई करोगे, लिख के रख लो इसे, यू आर द लास्ट जनरेशन। अगर 4 साल के अंदर कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब में सेट हो गए, सुरक्षा, बच जाओगे। कल आईबीएम ने 100 से ज्यादा एचआर फायर कर दिए। आईबीएम दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनी, कल 100 से ज्यादा एचआर, बहुत हाई पोस्ट होती है क्योंकि उनको बड़े पैमाने पर हायरिंग करनी होती है, इनकी सैलरी करोड़ों में होती है, 100 से ज्यादा जो है फायर कर दिए। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली 1 AI एजेंट डू द सेम वर्क जो 100 लोग काम कर रहे थे। 9 करोड़ जॉब्स लॉस होने जा रही हैं विद इन 2 ईयर्स। 9 करोड़ जॉब लॉस होने जा रही है, 9 करोड़। इकोनॉमी तुम्हारे काम से नहीं चलती है, इकोनॉमी बूस्ट कर जाएगी। जीडीपी और मनी डिस्ट्रीब्यूशन तो अलग अलग चीजें हैं भाई। अंबानी की जो सैलरी है, जीडीपी की तुम्हें पता है कहानी क्या होती है? अंबानी की सैलरी और रिक्शे वाले की सैलरी दोनों प्रति व्यक्ति आय में आती है, दोनों को जोड़ के उसको बटे 2 कर दो, तुम्हें जो है वो राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगी। लेकिन क्या सच्चाई ऐसी है? तो किसी एक बड़ी कंपनी के पास सारा पैसा चला जाएगा, अमेजन के पास चला जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट के पास चला जाएगा, चैट जीपीटी के पास चला जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना तुम्हें भी पैसा मिले। वो जीडीपी में कैलकुलेट होगा, तुम्हारी इनकम में नहीं। बने रहो गरीब, घूमो इधर उधर, सरकारी जो है राशन तुम भी लगो। उसके लिए एक आएगा यूनिवर्सल पर्सनल इनकम का कॉन्सेप्ट आएगा आने वाले समय, वही हमें बचा पाएगा। यूपीआई, एक और यूपीआई, यूनिवर्सल पर्सनल इनकम। यूनिवर्सल पर्सनल इनकम मेंस का क्वेश्चन है ये। जैसे आज यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम है ना, आयुष्मान, वैसे सबको बांटा जाएगा पैसा, सब लोग 1,000 रुपया लेके जाओ अपने घर, कोई काम धाम नहीं, सारा काम रोबोट्स करेंगे, कोई पढ़ाई वढ़ाई की जरूरत नहीं है, आपके फोन में सारे लेक्चर्स होंगे। बहुत जल्दी मेरे भी जॉब खत्म है, टीचर वीचर सब एआई के फॉर्म में आ जाए, रोबोट्स आ गए, केरल ने स्टैब्लिश कर दिए हैं। लॉयर की कोई जरूरत नहीं रहेगी, उसको सारा विधि सारा फीड रहेगा। ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं, ड्राइवरलेस कार 3-4 साल के अंदर आ रही है। बहुत ही मिनिमम प्रोफेशंस बचेंगे, मिनिमम प्रोफेशंस जिसमें ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी, और वो भी तब तक जब तक रोबोट्स सेल्फ जनरेटिव नहीं हो जाते, यानी सेल्फ कॉन्शियस होने के बाद रोबोट्स ही रोबोट्स को ठीक करेंगे, इंसान की जरूरत नहीं रहेगी। तो इंसान क्या करेगा? बस यूनिवर्सल पर्सनल इनकम लेगा, और क्या, खत्म, लड़ेगा मरेगा, एक दूसरे को खा जाएगा। प्रोफेसर हॉकिंस ने कहा ना, हम 1,000 साल से ज्यादा और जिंदा नहीं रहेंगे, फिनिश है हम। फिर खाने पीने की कमी होगी, तो इंसान तो सबसे भयानक है ना। जानवर तो जब भूख लगती तभी शिकार करता है, इंसान तो हर समय शिकार करता है। तो भाई हमें भी तो यहां से जाना पड़ेगा, इस रेस में हम चले जाएंगे यहां से, हम जॉम्बीज बन जाएंगे, हम एक दूसरे को मार के खत्म करेंगे, हम एक दूसरे को मार के खा नहीं रहे क्या? इसराइल ने 46,000 लोगों को मार दिया गाजा में, उसमें मासूम बच्चे भी तो थे, मारा कि नहीं मारा? मारा ना। भारत ने भी बम गिराया तो उसमें लोग मरे ना। अभी आ रहा है ना कि एक बम कितने लोगों को खत्म कर दे रहा है, और ये तो छोटे छोटे बम थे। ऐसे ऐसे बम है जो लाखों लाखों लोगों को, कैन यू टेक द गारंटी कि परमाणु बम किसी आतंकवादी के हाथ में नहीं पड़ेगा? पड़ जाएगा, मार देगा, खत्म, 2 लाख 4 लाख लोग यूं खत्म हो जाएंगे। तुम कहां जी रहे हो? खत्म है मामला हमारा।
तो यू आर द लास्ट जनरेशन हु आर गोइंग टू, 4 साल है तुम्हारे पास, 4 साल के अंदर अगर अपनी जॉब वॉब पकड़ लेते हो, गवर्नमेंट से गारंटी ले लेते हो तो ठीक है। आफ्टर 4 years तुम्हारे सामने रोबोट्स चलते हुए दिखाई पड़ेंगे, आ चुके हैं, उनको ह्यूमन फेस देना है, बस सेल्फ जनरेटिव लेकर आना है। बस एक टेक्नोलॉजी रुकी हुई है, वो टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी क्रॉस हो जाएगी। क्वांटम कंप्यूटर जैसे ही आ रहे हैं उसके बाद तो फिर ये डाटा अपने आप जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो यू आर गोइंग टू लूज एनीथिंग, तो यू हैव ओनली 4 years, मेरी कैलकुलेशन कहती है ओनली 4 years। इसके बाद कुछ नहीं। और कल आईबीएम ने शो कर दिया एचआर का काम क्या होता था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सोचो ये एक एजेंट कर रहा है, एक एआई एजेंट हायरिंग कर रहा है, फायरिंग कर रहा है, उसके केपीआईज, नॉलेज प्रोसेसिंग इंडेक्स बना रहा है उसकी, और आईबीएम के लिए करोड़ों रुपए बचा के दे रहा है वो। अभी चाइना ने एक नया जो है वो एआई एजेंट डेवलप किया है, फोन कॉल्स करेगा, आपके लिए बुकिंग करेगा, होटल के जो है वो एरोप्लेन की सब कुछ कैंसिल भी कर देगा ह्यूमन वॉइस में। आपको अब फोन भी उठाने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ करेगा। ये उसका एडवांस वर्जन आ गया, उसका एक नया वर्जन आ गया है, वो सब कुछ करेगा आपके लिए, मतलब वो आपका पर्सनल असिस्टेंट है। एनीथिंग, इवन तो आपके बिहाफ पे वो चैट भी करेगा। अब बताओ, सब कुछ वो कर लेगा, क्योंकि डीप सीक मॉडल जो है वो बहुत ही डेप्थ मॉडल है। डीप सीक चाइना का वो R01 पे मॉडल है, वो उसका एल्गोरिथम बहुत हाई है, उससे भी हाई एल्गोरिथम आने वाला है एनवीडिया का। तो अब दुनिया में बहुत कुछ होने जाता, तो आप मोस्ट प्रोबेबली लास्ट जनरेशन हो जो कंपटीशन देने जा रहे हो। और मेरी बात को मजाक मत समझना, जो 2-3 साल पहले बोल देता हूं वो हो जाता है, ठीक है। तो ये होने जा रहा है, तो बी केयरफुल। इस समय को जिंदगी और मौत की तरह समझो, लो, नहीं तो आने वाले टाइम में अंडर वेजेस तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। अंडर वेजेस मतलब आप काम करोगे 10 रुपए का, आपको दिया जाएगा 2 रुपए, क्योंकि अब आपका कंपटीशन किसी इंसान से नहीं होगा, आपका कंपटीशन मशीन से है, और मशीन तुमसे हर मामले में बेहतर है। और भारत जैसे देशों में स्किल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। बहुत लंबी चौड़ी राजनीति चलती है, यहाँ तो हर चीज पे राजनीति है। पॉलिटिकल सिस्टम हमारा डेमोक्रेटिक है, तो वैसा भी वो सीडो डेमोक्रेसी है। तो तुम अगर सोचो कि रातों रात हम टेक्नोलॉजी चेंज कर लेंगे, हम स्किल कर लेंगे, भूल जाओ इसको, ठीक है। तो बहुत मुश्किल होने जा रहा है। तो अब जो यहां हम बात कर रहे हैं C2D, कॉपरेट टू डोमिनेट, आपस में डिस्कशन करने की आदत डालो, ग्रुप बनाओ, अपने अच्छे अच्छे ग्रुप बनाओ जिनसे पॉजिटिव बातें कर सको, और प्रोग्रेसिव लोगों को अपने साथ रखो। अब होता क्या है, तुम लोग थोड़ा उल्टी मानसिकता से है। एक तो तुम लोग एकेडमिक्स, तुम लोग की बड़ी वीक है, जहां से भी आए हो तुम लोग बहुत एकेडमिकली साउंड नहीं रहे हो कभी लाइफ में। तो ये मैं मुंह पे बोलता हूं, मेरी आदत है थोड़ी। तो आप लोग एकेडमिकली वीक होने का मतलब है कि आपने लाइफ के प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स को एंजॉय नहीं किया कभी। आपके लिए लाइफ अभी तक संघर्ष वाली रही है, बड़ी मुश्किल से खींच खांच के पास पास हुए हो। तो अब तुम्हें लाइफ को अपना चेंज करना पड़ेगा, प्रोग्रेसिव मूवमेंट में जाना पड़ेगा। आप में से कई लोग तो सिर्फ तैयारी के लिए यहाँ आए हुए हैं कि चलो 2 साल की छुट्टी मिल गई, घर वालों से पापा मम्मी की कचकच नहीं हमें सुनने को मिलेगी, वो जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। कुछ लोग जोश में लड़ने चले आए कि चलो हम यहाँ जोश में आ रहे हैं, हम ये करेंगे। यहाँ आने पता चल रहा है कि पढ़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव माइंडसेट बहुत जरूरी। प्रोग्रेसिव मतलब हम सभी एक जैसी मानसिकता के साथ हो, और हम इस मेथड को एस्टैब्लिश करें। ये सभी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में जो किया जाता है, इससे हमारा समय बचता है। कॉपरेट यानी आपस में सहयोग करना, टू डोमिनेट, ताकि हम आगे चले जाए। IITian से कोई हाथ लगा सकता है? कहीं नहीं। जिस एग्जाम को वो दे दे कम वक्त, सब पे टॉपर है। तो ऐसा नहीं कि वो बहुत विरली बुद्धि के होते हैं, वो आपस में इकोसिस्टम ऐसा बना लेते हैं। इकोसिस्टम, ये वर्ड लिखो इसको, इकोसिस्टम, कि उनके लिए किसी भी कंपटीशन को क्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। ये जिस दिन आपने कर लिया, उस दिन आपके लिए जीवन बहुत आसान हो जाएगा। तो ट्राई टू बिल्ड अप इकोसिस्टम। कॉपरेट टू डोमिनेट। क्या ये मेरा पेन कहीं नीचे गिरा है? पेन था मेरे हाथ में? हाँ था, मिल गया। कॉपरेट टू डोमिनेट,
इसको आदत डालो, 3-4 लोगों का ग्रुप बनाओ अपना पढ़ाई करने के लिए। अब इसके बाद जरूरत होती है प्रोग्रेसिव कैसे होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव। यू आर हेयर, अभी जैसे हमारी बात हुई कि हम एक्सटेंड क्यों हो जाएंगे, बिकॉज वी आर नॉट स्किल्ड। आप कभी भी, जैसे मान लो आप चैट जीपीटी को सिखा रहे हो, तुम्हें पता है तुम चैट जीपीटी से जो क्वेश्चन पूछते हो उसको एलएमएल बोलते हैं, लार्ज मशीन लर्निंग। तो ये क्या कर रहा है, तुम जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तुम पूरी दुनिया में कुछ भी पूछ रहे हो, कोई कुछ भी पूछ रहा है, कोई कुछ भी बात कर रहा है, कुछ भी, वो सारा डाटा स्टोर कर रहा है, वो तुमसे सीख रहा है। जैसे पीके ने हाथ पकड़ के सीखा था ना, वो तुमसे सीख रहा है। तो तुम उसको, अब इतने लोग हैं पूरी दुनिया में, अरबों लोग हैं, अरबों लोग उसको अपना डाटा भेज रहे हैं कोई यूपीएससी का डाटा दे रहा है, कोई लॉ का डाटा दे रहा है, कोई कुछ डाटा दे रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई वल्गैरिटी पूछ रहा है, कोई रोमांस पूछ रहा है। वो सब कुछ एक ह्यूमन में क्या क्या चलता है, जो उसका दिमाग क्या क्या सोचता है, वो सारा का सारा डाटा क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। वो उस डाटा का एल्गोरिदम बना रहे हैं, वो डाटा को रीड कर रहे हैं कि इंसान कितने कितने डायमेंशन में सोचता है, कितने डायमेंशन में उसकी सोचने की शक्ति है, क्या वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो आप उससे बात करते रहते हो, वो आपको आंसर देता रहता है, वो तुम्हारी सारी बुक्स, तुम्हारी सारा कंटेंट, तुम्हारी सारी वेबसाइट्स, दुनिया भर की सारी जानकारियां वो क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। ये सारा का सारा डाटा स्टोर हो रहा है, ये फाइन हो रहा है, इससे तुम्हारा बिहेवियर पता चल रहा है। ये सारा आने वाले टाइम में मशीन में डाल दिया जाएगा, यानी रोबोट्स आपसे हर हालत में कई कई गुना ज्यादा स्मार्ट होंगे। और दुनिया का नियम है कि जो स्मार्ट होता है वही रेस आगे जाती है। आप जानवरों से स्मार्ट थे तभी तो आप इस दुनिया के मालिक बने, अब आपसे स्मार्ट कोई आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको एक्सटेंड करेगा और ये दुनिया का मालिक वो बनेगा, आपको जाना पड़ेगा यहां से। तो इट इज अ हाईएस्ट टाइम कि आप अपने आप को करो। अब प्रोग्रेसिव मतलब हुआ स्किल सीखना, यानी एक्सटेंशन से बचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्किल। आपके और टॉपर जो बच्चे अच्छे निकलते हैं उनके बीच में मुझे लगता है ना किताबों का अंतर है, ना कोचिंग का अंतर है, ना अखबार का अंतर है, ना एनसीईआरटी का अंतर है। अगर कोई अंतर मैंने अभी तक जो देखा है वो स्किल का डिफरेंस देखा है। स्किल, वो स्किल्ड होते हैं और आप स्किल्ड नहीं हो, वो भी सेम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, सेम द हिंदू, द जागरण, जो भी उनका आता है, सेम क्लासरूम होती है, सब कुछ होता है। बस सम पीपुल आर वर्किंग ऑन द स्किल्स, वो अपनी स्किल्स पर बहुत काम करते हैं और आप अपनी स्किल्स पर काम नहीं कर पाते। जैसे पहली स्किल मैंने बताया कि कॉपरेट टू डोमिनेट, अच्छा ग्रुप बनाओ और जब भी बैठो हमेशा पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करो। कोई भी अगर निगेटिव बात करता है उसको धक्के मार के निकाल दो, समझ लेना वो जहरीला है। कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ऐसे इंसान को धक्के मार के निकाल दो, उसको रखो ही नहीं ग्रुप में, उसको महसूस कराओ कि तुझे आइसोलेशन में रहने के लिए तू अभिशप्त है, नहीं तो वो बदलेगा नहीं, वो तुम्हें बदल देगा बहुत तेजी से। निगेटिविटी जो है वो ज्यादा तेज फैलती है, याद रखिएगा। कैंसर की कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं से ज्यादा तेज फैलती हैं और जल्दी इंसान को खत्म कर देती हैं, तो ये नियम हमेशा याद रखिएगा। तो आप ऐसे लोगों का ग्रुप बनाइए जो पॉजिटिव प्रोग्रेसिव सोच के हो, जिनका मकसद यूपीएससी क्रैक करना हो, जो खुद को बिल्ड करना चाहते हैं, खुद की स्किल सीखना चाहते हैं, ऐसे लोगों का ग्रुप अपना बनाइए। पहला तो पहली स्किल है ह्यूमन स्किल, लोगों को जोड़िए जिनके साथ आप आज क्या पढ़ा, कितने क्वेश्चन किए, चलो अच्छा 4 क्वेश्चन तुम मुझसे पूछो, मैं तुम्हें पूछूं, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने कहा चलो आज उजांग सर ने पढ़ाया है हम इसको पढ़ते हैं, अब जैसे पढ़ाने अरे तुम बोर कर रहे हो, जैसे मान लो उसको तुरंत मार के भगाओ उसको कि ये मेरी सुन ही नहीं रहा है, अपनी बोले जा रहा है। तो कहीं कुछ लोगों को आदत होती लीडर बनने की, तो C2D में कोई लीडर नहीं हो सकता, सब बराबर है, सब बराबर है। मैं तुम्हें बताऊं, मेरे 2 स्टूडेंट हैं, दोनों आईएएस हैं, बाद में दोनों ने शादी भी की, ठीक है, लव मैरिज। तो क्या हुआ, जब वो रिलेशनशिप में थे तो दोनों का हो गया झगड़ा, होता ही है, ठीक है, तो हो गया झगड़ा कस के। अब तुम्हें बताता हूं प्रोफेशनलिज्म किसे कहते हैं, प्रोग्रेसिवनेस किसे कहते हैं। तो किसी बात पे मन मुटाव हो गया होगा, अब हो गया झगड़ा। अच्छा, इन लोगों की आदत थी, ये लोग खाना खाने के बाद 4 या 5 लोगों का ग्रुप था, आंसर राइटिंग डिस्कशन करते थे कि अब इस पे क्या लिखना है, इस पे क्या लिखना है, मेरे ये 2 पॉइंट है, आपके 2 पॉइंट, आप बताओ। तो इन दोनों में बहुत कस के झगड़ा हो गया, कस के झगड़ा हुआ। तो अब अगर आप में नॉर्मल लोगों झगड़ा हो जाता तो क्या करते हो आप लोग? अगर मान लो कोई 2 लोग रिलेशनशिप में हैं तो नहीं जाएंगे ना एक दूसरे से बात करने, वो आएगा तो हम नहीं आएंगे, वो आएगी तो हम नहीं आएंगे, ऐसे ही होता है। प्रोफेशनलिज्म देखो, ये दोनों जाते हैं डिबेट में, इनका टाइम है कि खाना खाने के बाद हमें मिलना है 1 घंटे के लिए, और वहां पर हमें उनके टारगेट होते थे 5 से 6 क्वेश्चन हम डेली डिस्कशन करेंगे, डेली का। झगड़ा हुआ, आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं,
ठीक है, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये गए और वहां उन्होंने डिस्कशन किया, और ऐसे डिस्कशन किया जैसे दो अननोन लोग। इसको प्रोफेशनलिज्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि आप बहुत प्रोफेशनल हैं, आप अपने एम को लेकर बहुत टारगेटेड है, आप पर्सनल और प्रोफेशनल चीजों को मर्ज नहीं करते हैं। 2-3 दिन उन सबकी बातचीत नहीं हुई है। बाद में दोस्तों को लगा कि ये लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो बाद में बातचीत कराई गई, तो होता रहता है रिलेशनशिप में। लेकिन उन्होंने वो डिबेट क्लब नहीं छोड़ा। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी स्किल मैंने अभी आपको बताया, क्लास में से जो मैंने देखा 80% जो फेल होने वाले बच्चे होते हैं, उनकी एक बड़ी कॉमन आदत होती है, वो क्लास को बहुत लाइटली लेते हैं। ठीक है, वो सुनते रहते हैं, कुछ अपना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ पबजी, जैसे मुझे कल परसों कुछ हमने वीडियो भेजी, इस क्लास में एक बच्चा पबजी खेल रहा था, और कौन सा फायरफ्लाई कोई गेम है, फ्री फायर जो भी नाम है, कोई गेम खेल रहा था। कौन था वो? अपना हाथ खुद ही खड़ा कर दो। तो अब तुम किस स्तर तक बने हो? अच्छा हुआ मैं क्लास में नहीं था, नहीं तो मैं खाल निकाल के ना यहीं पे टांग देता। तो मुझे भी जानते नहीं हो, मैंने परसों क्या बोला था कि सर्जिकल स्ट्राइक की बारी मेरी आ रही है, क्योंकि मैं अब लगभग अपने इनोवेशन की पूर्णता पर पहुंच रहा हूं। तो एक्चुअली तुम कुछ और नहीं कर रहे हो, तुम हमारा अपमान कर रहे हो। तो भारत 70 सालों तक अपना अपमान सहता रहा, डिजायर भेजता था, हाफिज सईद जी ने किया है, भारत बदल गया। तो उसने, भारत ने अपने अपमान का बदला क्या लिया? अपमान लिया ना, और ऐसा अपमान मारा कि अब खड़ा नहीं हो सकता। तो मुझे नहीं पता दूसरे शिक्षक क्या करेंगे, लेकिन मेरे बारे में तो बहुत सी चीजें प्रसिद्ध हैं। मैं भी कॉलेज का सबसे खतरनाक व्यक्तियों में से मुझे गिना जाता था। ठीक है, तो कॉलेज के जो साहसी लोग होते थे वो भी मुझ पर कभी हाथ नहीं डालते थे, उन्हें पता था ये आदमी उल्टी खोपड़ी का है। तो अगर आप ये सब कर रहे हो तो आप एक्चुअली में कुछ और, आप निकल के चले जाओ। देखो, इसको एटिकेट्स कहते हैं। आपका बहुत मन कर रहा है, क्लास अच्छी नहीं लग रही, उठ के आप बाहर चले जाओ, संवाद करो। आप किसी का अपमान नहीं कर सकते। यू डोंट हैव राइट टू इंसल्ट एनीबडी। तो अगली चीज होती है जो उसको मैं कहने जा रहा हूं, अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आईएएस का एटिकेट सीखो। आईएएस एज एटिकेट, तुमने देखा इतनी कुछ बात हो गई, एस जयशंकर का स्टेटमेंट और अजीत डोवाल का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, दोनों सिविल सर्विसेज से निकले हैं। किसी ब्यूरोक्रेट ने कोई भी चीज नहीं कही है। इवन तो आपने देखा मिस्त्री साहब आईएएस हैं, जो विदेश सचिव हैं, उनके और उनकी बेटी को लेकर कितने गंदे कमेंट किए गए। ये भारतीय ऐसे भी हम लोग जो हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। कितनी गंदे कमेंट किए गए उनके ऊपर, जब उन्होंने जो है ट्वीट किया था कि भारत सरकार जो है वो युद्ध विराम कर रही है, या अभी युद्ध को हम थोड़े समय के लिए रोक रहे हैं। कितने लोगों ने ट्रोल किया उनको, उनकी बेटी, उनके पर्सनल परिवार पर, लेकिन पलट के जवाब नहीं दिया। तो आप जब जाओगे तो आपको एटिकेट सिखाया जाता है। ठीक है, एटिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटिकेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। से सॉरी और उठ के चले जाओ कि एक्सक्यूज मी सर, मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, जाओ ऊपर बैठो अपना गेम खेलो। बट यू कैन नॉट प्ले गेम इन द क्लास। तुम सोच रहे हो तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम टीचर को बेवकूफ बना रहे हो, नहीं। तुम वो जलील इंसान हो जो आने वाले समय में, आज से 10 साल बाद, रोबोट्स के लात के नीचे पड़े रहोगे। इंसान तो छोड़ो, तुम्हें इंसान मारेगा ही नहीं। तुम वो होगे, शायद हो सकता है सड़कों पर तुम जो है वो खाना मांग रहे हो, सड़कों पर पड़े हुए हो। किसी का भविष्य कुछ भी हो सकता है। यह हो सकता है 8-10 हजार रुपए की नौकरी के लिए, होता नहीं है सुबह 4 बजे उठ के अखबार बेचने जाना, वो भी तो लोग हैं, वो भी तो लोग हैं। तो तुम्हें लग रहा है कि तुम अभी बादशाह हो, अभी तुम्हें पता ही नहीं तुम रंग कहां बनोगे, कितनी नीचे जाओगे। हो सकता है बहुत अच्छा करो, ये तो भविष्य के ऊपर है। तो अभी जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यूपीएससी एटिकेट्स को कंटिन्यू करना। ऑलवेज फील लाइक एन आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर। हमेशा जब भी क्लास में बैठो, जब भी बिहेव करो, बात करो, एक ऑफिसर की तरह बात किया करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अंदाजा लगाओ, योगी जी की मीटिंग चल रही है और उसमें 20 आईएएस ऑफिसर बैठे हुए हैं, आईपीएस ऑफिसर बैठे हैं, और उसी में किसी पबजी खेलने लगे, उसका करियर क्या होगा तुम इसका अंदाजा लगाओ, उसका करियर कहां पहुंचेगा। ठीक है, तुम अपने घर के बिगड़े हुए, तभी तुम्हारे पिताजी ने रिक्वेस्ट की कि इसकी हर रिपोर्ट मुझे दिया जाए। लाइफ में तुम बिगड़े हुए हो और बिगड़े हुए रहना चाहते हो, अब तुम्हें जिम्मेदारी। यहां तक तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी उंगली पकड़ी, आगे जो तुम बनोगे तो तुम ये चाहोगे क्या कि तुम्हारी औलाद तुम्हें कहे कि यार किस गंदे घर में भगवान ने पैदा कर दिया। उस दिन मर जाओगे। और लोग बोलते हैं, जब अब आपके पिताजी के पास इतनी दम थी कि उन्होंने आपको यहां भेजा पढ़ने के लिए, आप अंदाजा लगाइए आपके पास इतनी दौलत होगी कि आप अपने बच्चे को आज से 20 साल बाद
माना जा रहा है कि आज से 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। आप भेज पाओगे? और जब वो औलाद आपको गालियां देगी कि तू बाप ही ना होता मेरा, तो उस दिन मर जाओगे तुम। आदमी दो तरह से मरता है, एक बार अपने शरीर से और एक बार अपने मन से। तो जब मन से मौत होती है तो फिर वो रोज मौत होती है। तो बड़ी गंदी गंदी चीजें लाइफ में आती हैं सामने। मेरा काम है तुम्हें सिर्फ वो दिखाना, वो बताना। जो लड़कियां लग रहा है कि कुछ भी करें, अरे हमारी लाइफ है, तुमने भी देखा नहीं है। भारत में पैदा हुई है बेटा, वोक कल्चर तुम्हारा जब तक है तब तक तुम्हारी शादी नहीं हो रही है। जिस दिन शादी होगी ना, तुम्हारा वोक कल्चर गायब हो जाएगा। वो जो तुम रील्स देख देख के सोच रहे हो कि आई कैन डू एनीथिंग, आओ भारत के परिवारों में स्वागत है तुम्हारा। किसी से पूछना क्या होता है, सारा वोक कल्चर एक साल में सब उड़ जाएगा। वो फेमिनिज्म और ये सारी चीजें, फिर जो बवाल शुरू होता है लाइफ का ना, वो फिर अलग तरीके से जाएगा। तो लड़कियां कहती हैं अरे छोड़ दूंगी उसको, एलमनी ले लूंगी। छोड़ के जाओगे जब समाज में, तो तुम्हें पता चलेगा भेड़िए एक्चुअली में कैसे होते हैं। जब हर व्यक्ति तुम्हारे शरीर, तुम्हारे अकेलेपन को नोच के खाने के लिए तैयार होगा, तब तुम्हें पता चलेगा भेड़िए कहां कहां और कैसे होते हैं। मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन सच्चाई बता रहा हूं। कई बच्चियां थी जिनकी काउंसलिंग की, सुसाइड से बचाया, तो मैंने लाइफ की वो गंदी सच्चाई देखी है। तो तुम्हें अभी पता नहीं है, तुम्हें लग रहा है कि आई एम वोक, आई कैन डू एनीथिंग, वेलकम टू द इंडिया। ठीक है, आप भारत में हो, पैट्रियार्कल सोसाइटी में हो, समय लगेगा इसको बदलने में। तो बी केयरफुल अबाउट द सेकेंड थिंग इज एटिकेट, ट्राई टू लर्न। आईएएस ऑफिसर की जिंदगी जियो। अब आईएएस ऑफिसर क्या होता है? पहली चीज मैं हमेशा कहा, अलर्टनेस एंड अवेयरनेस। जो बोलो सोच समझ के बोलो, जो बिहेव करो सोच समझ के बोलो। ये कोई मतलब, मैं जितने भी बच्चों को जानता हूं, आखिर वो गुंडा जो लड़का था वो आईपीएस कैसे बना? वो शिव साय अवस्थी करस्पॉन्ड, वो आईएएस हिंदी माध्यम से टॉपर हैं, वो आईएएस के, वो कैसे बने? प्रांजल बहनें आईएएस कैसे बन गई? कोई उनका पहले, जब तक फादर की हत्या नहीं हुई थी तब तक तो उनका मन ही नहीं था कभी आईएएस वाईएएस के बारे में सोचने का। हुआ क्या आखिर? लाइफ का टर्निंग पॉइंट कहां से आया? इन कहानियों को जानने की कोशिश जरूर करना। आरुषि 41th रैंक, आंखें नहीं थी तो कभी उसने सोचा भी नहीं था आईएएस बनने का। नौकरी पकड़ी, शादी हुई, पति ने धोखा दे दिया, घर से निकाल दिया, पिता की डेथ हो गई, कमाने वाला कोई नहीं, आंखों से देख नहीं सकते। तो लाइफ में माइंडसेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आप लोगों को जो टाइम ले रहा हूं, इसमें माइंडसेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अंटिल अनलेस, जब तक तुम वो धागा नहीं पकड़ोगे। मैं ऐसे बहुत से बच्चों को जानता हूं जो कभी एकेडमिकली साउंड थे ही नहीं, अच्छे थे ही नहीं, बस कुछ ऐसा उनकी लाइफ में हुआ। ठीक है, यहीं पे इसी कमरे में ही फोटो है। तो 5 अटेम्प्ट में नहीं निकला, तो हालत ये तक हो गई थी कि एक बार नीला सूट पहन के इंटरव्यू के लिए चौथे अटेम्प्ट में बुलावा आया, नीला सूट पहन के चले गए अपने जीजस मांग के। तो बोला चमकीला वमकीला टाइप था, नहीं हुआ सिलेक्शन। तो उनको लगा जीजा के नीला सूट पहनने की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा, जिससे वो प्यार करते थे, जिनकी कहानी अभी सुना रहा था, उसका हो गया सिलेक्शन। अब तो ये भाई साहब, ये वाले तो बहुत दिक्कत वाली बात होती है। आप जिसके साथ प्यार कर रहे हैं, 4 साल से रिलेशनशिप में हैं, और उसका हो गया सिलेक्शन और आपका नहीं हुआ। अब जरा देखो, और आपका लास्ट अटेम्प्ट आ गया। पिता गरीब है, अब जीने खाने का आपके पास कोई तरीका नहीं बचा है। अब जरा थोड़ी सी सिचुएशन देखो, जिससे आप प्यार करते थे उसका हो गया सिलेक्शन। अब आपकी डर के मारे हालत खराब है कि अब ये मुझे पक्का छोड़ेगी छोड़ेगी। ठीक है, पिता के पास पैसे नहीं है, आपके पास पैसे खत्म हो चुके हैं, लास्ट अटेम्प्ट में आप पहुंच चुके हो और अभी तक आप आईएएस नहीं बने हो। अंदाजा लगाओ आदमी पढ़ता कैसे होगा, कितना डर। मान लो ट्रेनिंग में आप चले गए, लबासना ट्रेनिंग में जाने के बाद आपसे पहले 1 साल पहले ट्रेनिंग में चली गई, इतना बिजी होता फोन बंद हो जाता वहां पे। अब आपके मन में क्या क्या ख्याल आते होंगे। इंसान कैसे लड़ता है सोचो। लड़ना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भाई दिन भर फोन ऑन नहीं हो रहा है, रात में हाथ पैर काम नहीं करते, इतनी ट्रेनिंग टफ होती है, सुबह 5 बजे जगा देते हैं यार लबासना में। आपके दिमाग में क्या, आप यहां, आप जो अपने यहां तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में, आप जिसके साथ 4 साल आप जो है जीने मरने का आपने ख्वाब देखा था, वो लबासना में है। अंदर जलन, पुरुषों की जलन वैसे ही बड़ी भयानक तरीके की होती है। उसके बाद फोन नहीं आ रहा है, सोचो मन में क्या क्या चलता होगा, क्या उदासी, क्या गम, आसपास दोस्त, अब क्या यार अब तो चली गई वो।
अब आप अपने प्यार पे विश्वास भी कर रहे हैं, इधर परिवार वालों के पास पैसा नहीं। अब आपने एक डिसीजन ले लिया, मैं बता सच्ची घटना बता रहा हूं, डिसीजन ले लिया। अच्छा, आप 12th में फेल थे, आपको एकेडमिक्स बहुत अच्छी नहीं थी, 12th में आप फेल हो चुके थे, तो भाई अब ये हुआ कि मुझे आईएएस बनना है, तैयारी शुरू करें, नहीं हुआ। मन में और बैठ गया कि जीजा सूट पहन लिया इसलिए, और नहीं हुआ। घर वालों के पास पैसा नहीं, आपने बैग पैक कर लिया, दिल आपका टूट चुका था। अब आपको लगा कि प्यार भी नहीं मिला, करियर भी चला गया, 4-5 साल मेरे बर्बाद भी हो गए, और आपने बैग पैक कर लिया कि अब मुझे घर जाना है और अब अपने गांव में जाकर कुछ काम धाम शुरू करना है। दोस्तों से बोला कि मेरी नौकरी का कुछ इंतजाम कर दो, बात भी हो गई नौकरी की। आदमी टूटता है तो देखो कहां तक गिरता है। सडनली फादर को समझ में आता है कि लड़का परेशान हो गया है। गरीब थे, वापस आते हैं, लेकिन प्रोग्रेसिव थे। बोलते क्या हुआ, मैं जिंदा हूं ना, घर है ना, बेच देंगे, लेकिन जब तक ये लास्ट अटेम्प्ट एग्जॉस्ट नहीं हो जाता वापस मत लौटना। लड़की भी जब बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा बाहर निकलती, उसको समझ में आता है कि ये तो हमारा प्यार था ना, हमें इसको कैरी फॉरवर्ड करना था। जब हमने दुनिया से लड़के जब हम यहाँ पे जुड़े तो समझाया कि अच्छा चलो, छुट्टी लिया कि चलो हम तुम्हें पढ़ाते हैं, पढ़ाया, नोट्स बनवाने में हेल्प की। सबसे बड़ी बात है वो जो आदमी जब नीचे इतना गिर गया कि आदमी ने गिव अप कर दिया यार, उस आदमी ने 15 दिन पढ़ाई छोड़ दी, बैग पैक कर लिया कि जाना है मेरे को, नौकरी ढूंढनी है, मेरा सब खत्म हो गया, अब नहीं होगा। जब 5 अटेम्प्ट नहीं, अब कैसे हो पाएगा, छोड़ दिया। फादर आते हैं, बोलते हैं ठीक है मैं घर भेज दूंगा, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट जब तक खत्म ना हो जाए, लास्ट अटेम्प्ट फेल हो जाओ फिर वापस आ जाना, कोई बात नहीं, एग्जॉस्ट हो जाने दो। लड़की ने आके समझाया कि नहीं यार, यहां तक चले तो थोड़ा सा 2 कदम और कर, तुम ब्रिलियंट हो, इंटरव्यू तक पहुंचे हो, करना है तुम्हें, समझाया। तो इसने अपना डर बताया कि मुझे लगा तुमने शायद मुझे छोड़ दिया। बोला पागल हो गए हो, ये पोस्ट इतनी इंपॉर्टेंट है, लड़के के अंदर वापस जान आती है, ये अंदर की घटना बता रहा हूं। एंड उसने जो लास्ट अटेम्प्ट में किया वो 5 अटेम्प्ट में नहीं कर पाया, क्योंकि उसको एक चीज समझ में आ गई थी, डू और डाई, करो या मर जाओ, खत्म करो। द लास्ट अटेम्प्ट, उसको ये चीज समझ में आ गई थी कि मेरा सब बर्बाद हो जाएगा, अगर आईएएस नहीं बने शादी नहीं होगी इससे, जिसको प्यार किया वो चली जाएगी, मेरे माँ बाप बर्बाद हो जाएंगे, सारा पैसा उन्होंने कर्ज लेके मुझे पढ़ाया है, मैं अब इतनी उम्र हो गई है, 6 साल से तैयारी कर रहा हूं, मैं अब बिखर जाऊंगा, लाइफ में लौट नहीं पाऊंगा। तो ये वाला जो डर होता है ना, ये आपको बताता है कि आपको एक्चुअली क्या करना है। एंड नाउ ही इज एन आईएएस ऑफिसर, शादी भी हुई, मैं शादी में गया भी था, बड़ी शानदार शादी हुई थी, और बड़ी अच्छी बात है वो लड़की अच्छे परिवार से, उसके घर में 3-3 आईआरएस थे, और इसकी शेरवानी का पैसा मैंने दिया था। मैं अपने स्टूडेंट की बहुत इस तरह से हेल्प करता रहता हूं। इसको जो है कंगन खरीदने थे अपनी वाइफ के लिए, तो मैंने पैसे भेजे थे, भाई ले जा भाई, ये क्योंकि बहुत गरीब परिवार से, खपरेल, अभी भी उसका खपरेल का मकान था, राइट। तो ये हालत, जब शादी में गया तो इसके फादर ने पहली बार जिंदगी में सूट पहना था, पकड़ी ऐसे पकड़े हुए थे, क्यों कुर्ता पैजामा चप्पल पहनते थे यार, बहुत गरीब पर, तीसरी कक्षा तक पढ़े थे, 3rd क्लास तक। हाँ बैठाइए बैठाइए। तो ये हमारी स्थिति है। तो आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी कि लाइफ में क्या होगा। अब देखिए शादी बड़ी अच्छी हुई, मतलब मिनिस्टर तक आए, आईएएस की शादी में मिनिस्टर, और उस समय उसी शादी में मुझे एक बड़े सीनियर आईएएस जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूं, दिव्यांग है वो, रमेश घोलप साहब आए थे। उस समय वहां पे झारखंड में डीसी थे वो, रमेश घोलप। रमेश घोलप की भी कहानी बड़ी मजेदार है। तो वो उनसे मुझे मैंने, वो मुझे देख रहे थे, हम दोनों फेसबुक से जुड़े हुए थे बहुत सालों से, वो मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें देख रहा हूँ। तो मैं पास गया, फिर मैंने कहा कि आप रमेश घोलप सर है? बोले हाँ, सिक्योरिटी वोटी लगी थी उनके पास। तो मैंने बताया कि मैं रमेश घोलप की कहानी, रमेश घोलप जो है वो चूड़ी बेचने वाले के लड़के थे, उनका पैर नहीं, दिव्यांग है वो, तो चूड़ी बेचने वाले के लड़के, फादर नहीं थे उनके, तो उनकी माँ चूड़ी बेचती थी, तो ये भी चूड़ी बेचा करते थे साथ साथ। तो इन्होंने तो पढ़ाई में अच्छे थे, तो इनको एक सरकारी स्कूल में एडमिशन मिल गया, कॉलेज में एडमिशन मिल गया, तो इनको रामू रामू बोला जाता था। तो फेसबुक पे शुरुआती दौर से हम लोग काफी जुड़े हुए थे। तो जब इनका सिलेक्शन हुआ था, मतलब ये ऐसे पुरानी सी टी शर्ट वी शर्ट ये सब पहन के, माँ चूड़ी बेचती थी, ये भी चूड़ी बेचते थे, पार्ट टाइम पढ़ाई करते थे। तो जब ये सेलेक्ट हुए तो उन्होंने एक पोस्ट डाली थी, बड़ी खूबसूरत पोस्ट, मतलब वो बहुत लाइफ चेंजिंग लाइन थी।
रामू बिकम्स रमेश घोलप आईएएस। रामू नाम से जाना जाता था इनको, रामू रामू बोलते नहीं जो चूड़ी बेचना, रामू रामू रामू। इनकी पोस्ट है, बड़ी खूबसूरत पोस्ट थी। रामू अब रमेश घोलप बन चुका है भारतीय प्रशासनिक सेवा। और फोटो थी, दोस्त इनको कंधे पर उठाए हुए लेके जा रहे, उल्लास भारतीय प्रशासनिक सेवा। और ये होती है, मतलब मैंने आईएएस की पावर देखी है। उस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर शादी में आए थे, ठीक है, वहां के बड़े बड़े लीड जो भाई आईएएस लॉबी बड़ी पावरफुल होती है। आप एक बार आईएएस बन गए ना, आईपीएस बन गए, तो कोई भी नहीं, मतलब जज वज तक शादी में आए थे। जबकि मैं इसको जानता था कि यार ये बंदा टी शर्ट उल्टी करके पहनता था, तो नहीं होती 30-40 रुपए की सड़क किनारे मंगल बाजार सोम बाजार मिलती, वो लड़का वो था। मेरे से बोला सर शेरवानी खरीदनी है, मैंने पैसे भेजे थे इसको, अपने शेरवानी के पैसे नहीं थे। अरे आईएएस होने के बाद पैसा थोड़ा तुरंत मिल जाता है। पहला काम था उसको शादी करनी थी यार, अपना प्यार बचा रहा था उसको, और लड़की वाले पैसे वाले थे। इसने कैसे कैसे जुगाड़ करके उधार उधार लेके तो इसने जो है पूरा वो किया था। देखते मजा, हम अंदर की बातें हमें पता है ना क्या है। चूड़ी गिफ्ट करनी थी तो मुझे पैसा देना पड़ा कि भाई सर बाद में दे दूंगा, अभी सैलरी वैली आने दो। जब आप ट्रेनिंग में भी जाते हो तो आपको 35,000 ही तो मिलते हैं टोटल, काट पीट के। 2 साल जब आप प्रोबेशन पीरियड पे होते हैं तो बहुत ज्यादा पैसे आपको नहीं लगते, और पोस्टिंग आपकी बड़ी खतरनाक जगह होती है। फिर धीरे धीरे 2 साल बाद आपको सब, फिर तो लोग आपके दरवाजे पर रख के जाए। फिर तो मैं जब जाता आता हूँ ना तो ऑफिस में ना ऐसे बेशकीमती सामान ऐसे लाइन ऐसे रखे होते, मतलब आप ध्यान ही नहीं दोगे कौन रख के लोग, अरे नहीं ले जाओ यार ले जाओ, ये सब रख के चले जाते लोग, रख के, मतलब आप कहोगे मुझे नहीं चाहिए और लोग रख के चले जाएंगे। मैंने कहा इतने गिफ्ट क्या पड़े हुए यार, पीतल वीतल के सामान, पीतल के उसमें सब जमा करके, बोले पता नहीं किसका वो था, वो रख के चला गया यहाँ पे। तो ये स्थिति है। फिर तो तुम कुछ नहीं मांगोगे, तुम कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें बेवजह। मैं गया तो बंगले में अकेला रहता था उस समय, 11-12 नौकर, 6 तो माली थे। तो ये सब नॉनवेज खाते थे, तो इन्होंने कड़कनाथ मुर्गा होता है, ठीक है, बहुत जो है इंडेंजर, अलग से पाल रखा था कि मार्केट से नहीं आएगा। ये तो हालत है इन लोगों की। चल रहे गाड़ी आगे चल रही, गाड़ी पीछे चल रही है। तो ये हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। आपको जो मेन पॉइंट समझना था कि आपको इस पूरी कहानी में क्या समझना, प्रोफेशनलिज्म। झगड़ा हो गया लेकिन डिबेट को नहीं छोड़ा, ये उनकी आदत थी। दूसरा, इन लोगों ने C2D का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल किया। वो लड़की नजरअंदाज कर सकती थी, नहीं किया, नहीं किया। तो जो पावर ऑफ लव होता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसको उतना ही बैलेंस करके चलना पड़ता है। इसके मन में आया कि मुझे छोड़ देगी, फोन नहीं उठा रही है, ये हो गया वो हो गया। रिसेंटली एक मेरे स्टूडेंट के साथ हुआ है, एक और लड़की आईपीएस हो गई है और बहुत ये दोनों प्यार करते थे, और लड़के ने बहुत उसकी मेहनत मदद की थी तैयारी करने में। अब सुनने ब्रेकअप हो गया है, गया था मैं जल्दी मिलने के लिए, कंसोल, मुझे बहुत से काम करने पड़ते हैं यार, मुझे बहुत काम करने पड़ते हैं, ठीक है। तो C2D का पावर आप इस्तेमाल करो। तो पहले तो अपनी अच्छी एक टीम बनाओ, 3-4-5 लोगों की एक टीम बनाओ, जिसके साथ हम लोग बैठ के डिबेट करें, फ्लैश कार्ड जो सिखाया वो हम करें। अगली जो चीज है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्लास को एक्सट्रैक्ट करने की आदत। और इसके लिए जो मैं आपको बात सिखाने जा रहा हूं वो है हाथों से बोलना। हाथों से बोलना, इस स्किल को मैं सिखाऊंगा 1:30 बजे। हाथों से बोलना। आपको चार्ट दे दिया है, दिखाओ सब लोग। थिंक लाइक एन आईएएस ऑफिसर, सबको मिल गया? मिला, ठीक है। इसको ऐसे तोड़ मरोड़ के मत रखो, इसको फ्रेम करा लो। लेमिनेशन होता है ना, ये अगर तुम सीख गए, ये मैं जो इसका फर्स्ट पार्ट तुम देख रहे हो, 2007 के आईएएस टॉपर है अदापा कार्तिक। इनका इंटरव्यू पढ़ा, जाके आप सर्च करना, अदापा कार्तिक आईएएस टॉपर है। तो उन्होंने ये बात कही थी कि मेरे कुछ 7 नौकर हैं जिनके दम पे मैं आईएएस टॉपर। उनसे पूछा गया कि सर आप आईएएस टॉपर कैसे बने? बोले मेरे पास 7 नौकर है। बोले कौन से? बोले व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हुम। जो ये मैंने लिखा है जो फर्स्ट पेज में, इन्होंने कहा ये मेरे 7 नौकर हैं, और मैं जब कोई भी चीज पढ़ता था इन्हीं को इस्तेमाल करता था। इसके बाद जो आगे का पार्ट मैंने बनाया है वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाया है कि अगर आप इस मेथड से थिंकिंग करते हो, मतलब ये टाइम लेगा, 6 महीने कम से कम 7 महीने लेगा, तो आप किसी भी चीज का 360 डिग्री एक्सट्रैक्ट कर सकते हो।
चाहे न्यूज़पेपर पढ़ो, चाहे बुक पढ़ते जाओगे, नोट्स अपने आप दिमाग के अंदर आते चले जाएंगे। बट ये पहले दिन नहीं होगा, इट टेक्स प्रैक्टिस। अब इस चीज को हम लोग आज जो सीखेंगे 1:30 बजे, वो सीखेंगे कि जैसे मैं कुछ बोलता जा रहा हूं, क्लास में डिस्कशन करता हूं, इसको तुम कॉपी में कैसे लेकर आओगे। और अगर ये स्किल तुम सीख गए, मैं तुमसे कहता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन दोनों चीजों को मिला दो, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। जो हम तुम्हें करके दे रहे हैं ना, अब जो मैं तुम्हें करके देने जा रहा हूं, इसके बाद तुम्हारी आंसर राइटिंग किस हाई पे पहुंचेगी इसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। 10,000 क्वेश्चन का हमने सेटअप पूरा कर लिया है, तो सब कुछ हमने कर लिया, ऑडियो नोट्स भी कर लिए, सब कुछ। कल 2 मैंने हिस्ट्री की ऑडियो अपलोड की थी, किसने किसने सुना। अब वो ऑडियो का मतलब क्या है, आप चलते फिरते अभी क्लास में बैठे हो, 5 मिनट वेट कर रहे हो, घर तक जा रहे हो, क्यों मुझे गाने सुनने हैं। नहीं, अरिजीत का गाना नहीं सुनोगे तो उसका कुछ हो जाएगा। अरे आईएएस बनो, अरिजीत तुमसे आगे बढ़ के हाथ मिलाएगा। जब चीफ गेस्ट के रूप में जाओगे ना, कि यहां के कमिश्नर हैं, भाई साहब आपको पता नहीं आईएएस आईपीएस की पावर, ठीक है, आपको पता नहीं है। बड़े से बड़ा आदमी भी ना, जैसे नाम लगता है, लोग मजाक मजाक में कह रहे हैं, अरे भाई का कलेक्टर हुए हो का, ऐसे लोग बोलते ना, अरे आईएएस थोड़े हो गए हो तुम, बोले हाँ हूं। तुम्हें इसकी पावर ही नहीं पता, चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाए जाओगे। अभी नहीं होता पीछे कुर्सी खाली, क्या कहां बैठे, सबसे आगे वाला सोफा तुम्हारा रहेगा। तो ये तुम्हें तय करना है, पीछे खड़े होना है या सबसे आगे वाला सोफा, ये तुम तय करोगे। और ये इसी को बोलते हैं माइंडसेट। अगली चीज है माइंडसेट, प्लीज इस पर सबसे ज्यादा फोकस करो। ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत आसान है। माइंडसेट, मैं यार टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी इतने नोट्स में देने जा रहा हूं, इतनी वर्कबुक देने जा रहा हूं, इतने लेवल की वर्कबुक देने जा रहा हूं कि अब तुम्हारे लिए 2 साल 700 दिन ना, तुम्हारे लिए बस अब भागते ही चलना है, भागते ही चलना है, भागते ही चलना है, कुछ बचेगा नहीं। लेकिन उसको थामने के लिए इसका होना बहुत जरूरी। वाई आई एम डूइंग सो। तो माइंडसेट क्या होता है, कितने लोग माइंडसेट के बारे में बता सकते हो। व्हाट इज अ माइंड एंड व्हाट इज अ सेट। माइंडसेट, सेट का मतलब होता है ढांचा, माइंड ब्रेन। अब माइंड क्या है, माइंड जो है तुम्हारी खुराफातों की जड़ है। भाई मुझे गेम्स खेलने हैं, मुझे सर के बारे में उल्टा सीधा सोचना है, मुझे यार कहीं और दिमाग रखना है, क्लास में बैठे हैं किसी और के बारे में। आप किसी रिलेशनशिप में भी हो तो देखो, रिलेशनशिप की कहानी मैंने सुनाई तुम्हें, रिलेशनशिप की कहानी सुनाई मैंने कि रिलेशनशिप कितनी पावरफुल हो सकती है अगर वो पॉजिटिव है। कल मैं काउंसलिंग कर रहा था, एक बच्ची बोली सर एक बात कहे वीडियो कॉल पे, कल रात में 8:30 बजे के आसपास, तो सारे 8-10 बच्चे थे, बोले सर माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है। मैंने कहा भाई डिस्ट्रैक्ट होता है कोई रीजन तो होगा। बोला सर थॉट्स बहुत आते हैं। मैंने कहा किस तरह के थॉट्स आते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा बात की तो बोले हाँ वो ऐसे हो जाता है, 2-3 दिन में झगड़ा हो जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा उसको बोलो कि जब तुम्हारा पेपर है तो कुछ दिन रुक जाए, झगड़ा ना करें, और तुम झगड़ा करना भी चाह रहे हो तो ढंग से करो, कम से कम प्रांजल बहनों की तरह करो। भाई फादर को मार दिया गया, जाके हर जगह हाथ जोड़ा, किसी ने एफआईआर तक नहीं हो रही थी, और दोनों बहनों को ही मारा गया। सामने वाली पार्टी दबंग थी, फादर की हत्या कर दी, सामने हत्या कर दी, कुछ नहीं बोली, पहले रोई गिड़गिड़ाई, कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं सुनने आ रहा है, बैठ गई एग्जाम देने के लिए। अंदर आग जल रही थी और दोनों ने निकाल दिया सिविल सर्विसेज, पूरा खानदान साफ किया है, जमानत देने वाला कोई नहीं। वही दरोगा जो एफआईआर नहीं लिख रहा, तो उसकी ऐसी पनिशमेंट पोस्टिंग डाली है ना कि जब तक वो उस राज्य में है तब तक वो जीवन जो है, वो हमें लग रहा है वीआरएस ना ले ले, अर्ली रिटायरमेंट ले लेगा वो। एक एक आदमी को पकड़ पकड़ के ऐसा धोया है ना कि सामने वाली पार्टी साफ हो गई। तो पावर को, ये जो माइंड सेट है, माइंड, अब माइंड मुझे कहां लगाना है, दैट्स योर चॉइस। अब इस चीज को समझो, ये माइंड। अब माइंड में क्या है, सारे गलत थॉट्स तुम्हारे दिमाग में, सारे अच्छे थॉट्स तुम्हारे दिमाग में, सारे प्रोग्रेसिव थॉट तुम्हारे दिमाग में, सारे निगेटिव थॉट्स तुम्हारे दिमाग में। किसके दिमाग में, तुम्हारा। ये तुम्हारा व्यक्तिगत है। मुझे राइटिंग करनी है, तुम्हारे दिमाग में, नहीं करनी तुम्हारे दिमाग में, होगा तुम्हारे दिमाग में, नहीं होगा तुम्हारे दिमाग में, इट्स इम्पॉसिबल तुम्हारे दिमाग में, इट्स पॉसिबल तुम्हारे दिमाग में, किसी और के दिमाग में नहीं है। अब सवाल है कि तुम फ्रीज किसको करते हो, दैट्स अ माइंडसेट। फ्रीज किसको करते हो, यार बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, मेरे बस का नहीं है, अभी नहीं देखेंगे, ये कोचिंग ठीक नहीं है, ये बुक ठीक नहीं है, ये नोट्स ठीक नहीं है, ठीक है, अभी हालात ठीक नहीं है, ये तुमने फ्रीज कर लिया। रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, अपने आप बन जाएगा उसी तरह का।
दूसरा माइंडसेट, ठीक है मैं सीखूंगा, मुझे ये चीज करनी है, मुझे अपने आप को रोज प्रोग्रेसिव वे लेके चलना है, मुझे अपने आप को लबासना की सीट में बैठना, अगर मुझे ड्रीम भी आ रहे हैं तो लबासना के केवल आते हैं, मुझे वहां बैठना अपने नाम के सामने। बिल्कुल सिर्फ आगे जो मैंने रमेश घोलप की कहानी बताई थी, वो एक लाइन ना, वो लाइन नहीं, वो माइंडसेट थी। नाउ रामू बिकम रमेश घोलप, भारतीय प्रशासनिक सेवा। तुम्हें क्या लग रहा है जिंदगी की जर्नी है भाई? ए चूड़ी वाला, ए रामू, एंड वो लाइन नहीं थी, वो जिंदगी थी, उसमें खून पसीना दोनों लगा हुआ था। नाउ रामू बिकम रमेश घोलप, भारतीय प्रशासनिक सेवा। एक चूड़ी वाले का लड़का, चूड़ी बेचने वाला दिव्यांग बच्चा अपने सामने लिख रहा है भारतीय प्रशासनिक सेवा। और जलवा तो मैंने अपने आंख के सामने देखा भाई साहब, क्या सिक्योरिटी चलती है, आसपास कोई भटक नहीं सकता उतनी दूरी में। और चूंकि सीनियर आईएएस थे, कोई नहीं पूछ रहा कि पैर जो है लंगड़ा के चल रहे हैं, कुछ भी है। जैसे ही वो एंट्री हुई, 15 मिनट, हार्डली 15 मिनट रुकेंगे, जैसी एंट्री हुई है, दूल्हा जो खुद आईएएस है, दुल्हन का परिवार जिसमें आईआरएस है, लड़की खुद आईएएस है, सब भाई साहब वहां से उठ उठ के सर आ गए, सर आ गए, सर आ गए। और वो एंट्री से लेकर और वो जहां पे स्टेज होता है, वो जितनी दूर वो चलकर गए हैं ना, एक आईएएस चलता कैसे तुम्हें पता चल जाएगा भाई साहब। पूरी सिक्योरिटी चल रही थी, लोग आगे पीछे, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई इधर, सिक्योरिटी साइड में, साइड में। वो जरा देखो आदमी अपनी डेस्टिनी को ट्रांसफॉर्म कैसे करता है। क्या जब वो चूड़ी बेचने जाते तो ऐसे सिक्योरिटी चलती थी? रामू रामू बुलाया जाता था। उन्होंने वो लाइन जो उन्होंने सटायर लिखा है ना, वो किसी भी लाइफ की, जो इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ी लाइन हो सकती है। नाउ रामू बिकेम रमेश घोलप, भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो रामू वॉज अ व्यक्ति, यू आर अ व्यक्ति, यू आर अ पर्सन। वो अपने पापा के बच्चे हैं, आप बेटी हो, बेटा हो। नाउ यू आर पर्सन, यू डोंट हैव योर ओन आइडेंटिटीज, आप कुछ नहीं हो, आपका नाम भी आपके माँ बाप ने दिया है। तो रामू वॉज अ पर्सन, रमेश घोलप भारतीय प्रशासन से वॉज अ पर्सनैलिटी दैट इज चूजन बाई यू। ये आप चूज करोगे कि मुझे रमेश घोलप मेरे नाम के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा लगनी चाहिए। और इसमें तुम्हारे माँ बाप का कोई हाथ नहीं रहेगा, इसमें तुम्हारा कोई किसी का दिया नहीं है। तुम अभी जो हो, तुम कुछ हो ही नहीं है, तुम सिर्फ अपने पेरेंट्स के जो है वो एक नाम दिया हुआ, बस तुम्हारा कुछ भी नाम हो सकता है। बट इसके बाद जो तुम्हारे नाम के साथ सफिक्स, अभी तुम्हारा जो आती है, तुम्हारा जो धर्म है, वो भी तुम्हारे माँ बाप का दिया हुआ है। बट इसके बाद जब तुम कुछ लगेगा ना सफिक्स, वो तुम्हारा अर्न किया होगा, एंड दैट डे यू बिकेम पर्सनैलिटी, एंड दैट्स कम फ्रॉम द, वो आएगा ही नहीं जब तक माइंड को सेट नहीं करोगे। अब बी केयरफुल अबाउट योर थॉट्स, राइट, बी केयरफुल अबाउट योर थॉट्स। अगर तुम बुराई करते हो, बुराई सुनते हो, निगेटिव बातें करते हो, ये बहुत कठिन है, ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा, मेरे से अच्छा आंसर नहीं लिखा जाता, मेरे क्वेश्चन गलत होते हैं, मेरा फलाना ऐसा होता है। बी केयरफुल अबाउट कि तुम अपने निगेटिव माइंड को सेट कर रहे हो। और एक बार क्या होता है, जब कोई चीज सेट हो जाती है तो फिर वो परमानेंट हो जाती है, होता है ना। सीमेंट एक बार जब जम जाता है तो फिर वो जम जाता है, फिर वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को खाएगा। तो बी केयरफुल अबाउट एवरी डे व्हेन यू कम इनटू द क्लास। यार अगले 2 साल फील लाइक एन आईएएस ऑफिसर, मत तैयारी करो आईएएस की, फील लाइक एन आईएएस ऑफिसर। टू डिबेट, डिबेट करने की आदत डालो। जब भी किसी से कोई बात करो, अच्छा क्या हुआ, कितने तरह के जो है वो बॉम्ब्स का यूज किया गया। कल ओजांग सर ने नॉलेज इकोनॉमी के बारे में बताया, आपस में आदत डाल लो। और ये भी वॉच करो, सामने वाला डिसइंटरेस्ट शो कर रहा है, अबे यार हर समय तुम यही बात करते हो, भाई साहब उसका बॉयकॉट कर दो। उसका बॉयकॉट नहीं करोगे, दोस्ती उसके साथ निभाओगे, ये पूरी कम्युनिटी तुम्हारा बॉयकॉट कर देगी। आईएएस वाईएएस इतने इगोइस्टिक लोग होते हैं, आम जनता है तो जनसेवक कहे जाते हैं। मिल के देख लेना, किसी दिन मिल के देख लेना, उनकी पार्टीज में घुसने की कोशिश कर लेना तुम जरा, जहां 4 आईएएस आईपीएस खड़े हो, थपड़िया भगा दिए जाओगे। देखने रट सर बिजी हैं, धक्का देके निकाले, ऑटोग्राफ लेना है, ठीक है। तो आइदर यू आर द बाइकॉटेड, आइदर यू बाइकॉट दैट पर्सन। अब अपना चेक करना शुरू करो इस जर्नी को,
डिबेट करो, जो भी बातें हो रही है उस पर डिबेट करो। सपोज अभी जैसे मैं यहां से निकला, तो आप चेक करो कि माइंड सेट का मतलब क्या है। हाउ मेनी नेगेटिव थॉट डू यू हैव? मेरे पास कितने नेगेटिव थॉट्स आते हैं? मुझे इस क्लास के बारे में, कोचिंग के बारे में, पढ़ाई के बारे में, अपने बारे में मेरे क्या थॉट्स हैं? आप हो सकता है ना करो, हो सकता है करो। सो आईएएस ऑफिसर्स में, आईपीएस ऑफिसर में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अवेयरनेस और अलर्टनेस। अवेयरनेस एंड अलर्टनेस, ये दो गुण हमेशा सीख लेना। यही होता है आईएएस का। अवेयरनेस, जागरूकता। जागरूकता मतलब आंख कान खुले हुए हैं, क्या बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, क्यों बात हो रही है। अलर्टनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पता तुम्हें सब है यार, पॉजिटिव माइंडसेट सोचना है, मोटिवेशन वीडियो देखते होगे, बट इफ यू आर अनेबल टू कन्वर्ट इनटू द एक्शन, दैट्स ऑल बुलशिट। अगर तुम उसको, जैसे मैंने कहा कि अभी हम बात करें कि क्या है, हम लोग कॉपरेट टू डोमिनेट, सर ने क्या बताया, ठीक है, सर ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई लेकिन ये क्या बात हो रही है, ठीक है, इकोनॉमिक्स तो इतनी पढ़ा दी, 4 लोगों से क्वेश्चन पूछ लूं अभी सन्नाटे में आ जाएंगे। तो दिमाग कहां जा रहा है, वो भरेगा कहां? कल नॉलेज इकोनॉमी पे इतनी बात कर दी, कल जाके देखा रात में बियॉन्ड न्यूज ने सेम वही चीज डाली है कि नाउ इंडिया इज गोइंग टू द डिफेंस मार्केट, इंडिया का ग्रो होने जा रहा है। मैंने कहा ले, दोपहर में पढ़ा के निकल गया। तो वो चीज तुम्हारे दिमाग में बैठेगी कहां? तो व्हाट यू हैव लर्न। तो अभी देखो कि तुम सोच तो रहे हो आईएएस बनना है, डिबेट करना है, क्लब अच्छा बनाना है, हमें अच्छे दोस्त रखने हैं, पॉजिटिव, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से आज चलना यार, भूख लगी है। उजांग सर ने जो कहा उसको करने दो, कोई बात नहीं है। सर ने कहा कि हमें जो अभी ये मैंने चार्ट दिया है, वो चार्ट इसको ध्यान से पढ़ो कि इसमें वर्ड्स क्या हैं। जैसे मैं क्लास में आता हूं तो इसके वर्ड्स क्या हैं, इसके मतलब क्या हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं हम लोग। तो आखिर ये हम कुछ कैसे कर सकते हैं, इस तरह का हम जो है अपने हर नोट्स को ऐसे कैसे बना सकते हैं। मेरी वीकनेस की लिस्ट किसके किसके पास अपनी पॉकेट में, जैसे हम पर्स रखते हैं ना, तो इस पॉकेट में मैं कुछ चीजें रखता हूं, जैसे मेरे जो ड्रीम्स होते हैं मैं इसके अंदर रखता हूं, मुझे क्या अचीव करना है। कितने लोगों ने अपनी वीकनेस की लिस्ट बना के इसके अंदर रखी है, पॉकेट के अंदर? कोई पर्स होगा तुम्हारे पास, कोई पॉकेट होगा, कोई बॉक्स होगा। इसका मतलब तुम सुपर स्ट्रांग हो, तुम्हारे अंदर कोई वीकनेस ही नहीं है। यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर वीकनेस। मैंने रखा हुआ है कि मेरी वीकनेस क्या है। इसका मतलब तुम भगवान हो, तो यहां क्यों बैठे हो? मंदिर में बैठो, हम नारियल भिजवा रहे हैं तुम्हारे लिए, और फिर तुम्हारा तो आईएएस बनना तय है। तुम तो फॉर्म ना भी भरो तो भी तुम्हारा एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो अगर आपको अपनी वीकनेस के बारे में नहीं पता तो तुम 1 साल में करोगे क्या? दूर किसको करोगे? सपोज दैट डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने डायग्नोस नहीं कराएगा, अगर वो डायग्नोस नहीं करेगा तो इलाज किसका करेगा? वो कहेगा सुनो ऐसा करो, ये लाल वाली सर के लिए है, अगर सर में कोई बीमारी हुई तो ठीक हो जाएगी। पीली वाली तुम्हारे हार्ट के लिए है, अगर हार्ट में कोई बीमारी हुई तो ठीक हो जाएगी। नीली वाली पेट के लिए, अगर पेट में कोई बीमारी हुई तो ठीक हो जाएगी। ये काली वाली पैर के लिए, अगर पैर में कोई बीमारी हुई तो ठीक हो जाएगी। तुम डॉक्टर को क्या कहोगे? डॉक्टर साहब मैं तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का अड्डा हूं, ठीक है, कि मतलब इतनी मुझे दवाइयां दे दी कि मेरे पूरे शरीर में कहीं भी अगर बीमारी होगी, जो भी होगा ठीक हो जाएगा, एंड यू आर डूइंग सो, सेम थिंग कर रहे हो। तो उससे कहोगे डॉक्टर साहब प्लीज चेक करिए कहां प्रॉब्लम आ रही है। तो डॉक्टर क्या करेगा, जाके एक टेस्ट लिखेगा, ब्लड टेस्ट कराओ, एक्सरे कराओ, एमआरआई कराओ, फिर वो बताता है एग्जैक्टली आपको ये प्रॉब्लम है, फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। अब कहते हैं ना अच्छा डॉक्टर है। तो आप किसका ट्रीटमेंट कर रहे हो? आइदर यू आर परफेक्ट वन, वो तो मुझे लगता है कि तुम लोग परफेक्ट हो, तभी तो तुम लोग यार कोचिंग पे उंगली उठाते हो, उजांग सर के ऊपर, एसपी सर के, सबके ऊपर उंगली उठा देते हो। दैट्स व्हाई यू आर भगवान। आई नो मेंटली तुम भगवान ही हो लगभग। अगर इंसान हो तो एटलीस्ट यू मस्ट हैव अ लिस्ट ऑफ योर वीकनेस। जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन करने की आदत होगी, किसी ने टाल बटोल करता है, डेली नहीं पढ़ पाता है, कंसिस्टेंसी नहीं रख सकता, अच्छी राइटिंग नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ध्यान भटकता है, ओवर थिंकिंग की बहुत प्रॉब्लम है, हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, निगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, दोस्त बहुत खराब हैं, वीडियो गेम खेलने की आदत है, क्लास में जमाई लेने की आदत है, ऑक्सीजन कम है, तो क्या होगा? इसकी लिस्ट बना लो एंड एवरी टाइम टॉक टू योर टीचर कि सर ये मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। टाइम मिसमैनेजमेंट की प्रॉब्लम, अच्छा आंसर नहीं लिख पाते, ध्यान भटकता है, चीजें याद नहीं रहती हैं, हिस्ट्री बहुत वीक है, पॉलिटी नहीं समझ में आती है, इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं समझ में आ रही। आप इसकी एक डिटेल लिस्ट तैयार करो और इसको पॉकेट में रखो, और जैसे जैसे उस लिस्ट को काटते जाओगे ना, जितना वो लिस्ट काटते जाओगे, हाँ मैंने ये वाली प्रॉब्लम खत्म कर दी,
मैं रेगुलर अब मेडिटेशन करने लगा, रेगुलर मैं हेल्थ को ठीक कर लिया, एक्सरसाइज करने लगा, डाइट ठीक कर ली अपनी, रेगुलर मैंने इकोनॉमिक्स पढ़नी शुरू कर दी है। जितनी ये लिस्ट कटती जाएगी उतना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, तुम समझ जाओगे लड़ाई में तुम आगे हो। तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, ये तुम्हारे माइंडसेट का गेम है दोस्त, और तुम्हारा माइंडसेट जाने अनजाने बड़ा खतरनाक है। ठीक है, चलो इसको देखते, तो 1:30 बजे हम फिर मिलते हैं। और अभी सबसे पहले विलेज पालमपुर की मैं तुम लोगों को पीडीएफ भेजता हूँ, ठीक है, उसको पढ़ो पहले, तभी मेरा ये गजोधर की कहानी तुम्हें समझ में आएगी। क्योंकि उसमें से जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि वो जो एनसीईआरटी ने दिया है और मैं कितनी नई चीजें जोड़ रहा हूं, तब तक तुम उसके साथ अटैच नहीं हो पाओगे। अभी तक तुम अपना डिबेट क्लब पे नाम बताओ, मुझे डिबेट क्लब के नाम दो, अपने अपने क्लब के नाम बनाओ, 3-4 लोग बैठो इस पे, हम डिबेट शुरू करेंगे। जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, क्या होता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, उजांग सर ने नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के बारे में क्या बताया, वैल्यू एडिशन किसे कहते हैं, रिसोर्स किसे कहते हैं। तुम अगर ये सोच रहे हो कि मैंने लिखाया और तुमने लिख लिया और तुम आईएएस बन गए, तो भूल जाओ। अनटिल अनलेस जब तक तुम उसको प्लासिडो इफेक्ट जान, तो लिख लो, एक नाम बता दो, प्लासिडो इफेक्ट। ये शुभ्रा जो आईएएस टॉपर थी उसने बताया, कि टॉपर्स बताते हैं कई बार प्लासिडो इफेक्ट। तो ये क्या होता है, इसके नीचे लिखो, टीचिंग इज द डबल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। टीचिंग इज द डबल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। एग्जाम्पल देता हूं, उस दिन जो बच्चों को मैंने यहां मंच पे बुलाया, पढ़ाया था ना थोड़ी देर पहले, और मंच पे बुलाया, नहीं बोल पा रहे थे या पूरी बात नहीं बोल पा रहे थे। अगर तुम सोचो वो सारी की सारी लाइनें तुम एक साथ बोल जाते तब। टीचिंग इज अ डबल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अगर आप किसी को कोई चीज पढ़ा ले जाते हो तो इसका मतलब उस चीज के आप मास्टर हो। ये जामिया में क्लब है, जो ये टॉपर्स निकलते हैं ना हर साल, जामिया में क्लब है। उस क्लब में क्या होता है, वहां उन लोगों ने बोर्ड लगा रखा है, एक उनका जो है हॉस्टल के पास एक जगह है, तो वहां पे हर आदमी को टॉपिक दिया जाता है कि आज शाम को तुम्हें ये टॉपिक, सबको डिस्कशन, उनका 5-5, 6-6 का ग्रुप होता है, डिस्कशन करके समान है। दिस इज नोन एज प्लासिडो इफेक्ट। अगर तुम इस पावर का यूज कर ले जाते हो अपने ग्रुप में कि भाई एक आदमी खड़ा हुआ, हाँ आज ये पॉइंट सर ने बताए थे, चलो वैल्यू एडिशन क्या होता है हमने डिस्कस कर दिया। अगर तुम सही शब्दों में सही तरीके से सामने वाले को डिस्कस कर ले गए, बता ले गए, उसको समझा ले गए एज अ स्टूडेंट, समझ लेना वो टॉपिक तुम्हारा हो गया। एंड दैट्स नोन एज प्लासिडो इफेक्ट। इसको प्लासिडो इफेक्ट कहते हैं। और इसको अगर तुमने अपनी आदत बना ली, तो ये कुछ माइंडसेट्स हैं, ये मैं तुम्हें स्किल सिखा रहा हूं, हाथों से बोलना, यानी कि जो मैं बोल रहा हूं उसको खटखट खटखट लिखते चले जाना, बैठ के सुनना है ही नहीं है। उसके बाद लिखना भी, जो मैंने अभी आज चार्ट दिया है इस वे में लिखना है, यानी क्या, क्यों, कैसे, कि तुम्हारा दिमाग उसको इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे तोड़ दे, दिमाग हर समय रहे। 6 महीने बाद तुम्हें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम सुनते रहोगे और तुम्हें याद हो जाएगा। तुम मेरे साथ कभी करके देखना, बोलोगे और मैं उसको कई छोटे छोटे इंफॉर्मेशन में तोड़ देता हूं, विजुअल हो जाता है मेरे सामने, और मैं तुम्हें वो चीज बता सकता हूं कि हाँ ये चीज हुई है, ये चीज तुमने मुझसे इतनी देर में बात की। तो ये आप भी इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके आपको ये सारी चीजें करनी है। तो अभी अपनी लिस्ट ऑफ वीकनेस बनाओ बढ़िया सी, ईमानदारी से, 1 दिन बनाओ, 2 दिन बनाओ, क्या क्या तुम्हारी वीकनेस है। और मुझे कौन इस एक्सपेरिमेंट में कौन शामिल होना चाहेगा, 1 महीने के अंदर वो लिस्ट जितनी तुम काटते जाओगे उतना तुम्हारे चेहरे पे कॉन्फिडेंस, कोई भी थर्ड पर्सन देख के बता देगा यार कॉन्फिडेंट लग रहा है आज, ये इसके अंदर दम लग रहा है। तो दीज आर द मेथड्स जहां पर तुम अपने मोटिवेशन को इंस्पिरेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। नहीं तो फिर ऐसे उदासी तो चलती रहेगी, खेलते रहो गेम, देते रहो दूसरों को गालियां, तुम किसी और को नहीं दे रहे हो, तुम अपने लिए एक ऐसा भविष्य तैयार कर रहे हो जो तुम्हें बहुत भयावह तरीके से परेशान करेगा। और ये मैं 4 साल पहले कह रहा होता तो मैं शायद बोलता कंपटीशन में, अब तो मामला रोबोट से है, लड़ाई का मशीन से है, और आप लास्ट जनरेशन हो, ये बात ध्यान रखना। आज आप लिख लो इसको, कहीं उजांग सर ने बातें बोली हैं, 4 साल बाद आके मेरे से मिल लेना कि सर जो आपने बोला था वो सही है कि झूठ है, पता नहीं फर्जी बातें तो नहीं कर रहे हो। यूनिवर्सल पर्सनल इनकम ही, यूपीआई जिसे हम लोग कहते हैं, वही हमारा भविष्य रहेगा। तो जितनी जल्दी जल्दी तुम लोग सेटल हो जाओ उतना बढ़िया है। और अंदाजा लगा के देखो, गवर्नमेंट वैकेंसीज कम करती चली जा रही है, कम करती चली जा रही, कम करती चली जा रही है। एडॉक पे आने लगे हैं सब लोग, संविदा बोलते हैं उसको हिंदी में। गवर्नमेंट परमानेंट जॉब नहीं दे रही है जल्दी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी बहुत पावरफुल सेगमेंट है, डिसीजन मेकर्स हैं। और सरकार क्या होता है, भारत के लोकतंत्र में जो नेता आता है वो तो अलग ही लेवल पे होता है, बेचारे कुछ पता नहीं होता है।
तो वो शरीर है और आईएएस आईपीएस लॉबी उसकी बुद्धि है। तो शरीर बिना बुद्धि के चल नहीं सकता। तो तुम अभी सेफ हो कुछ समय के लिए, बिकॉज यू आर ब्रेन। ये आईएएस आईपीएस ऑफिसर क्या होते हैं? ब्रेन होते हैं। अब मुख्यमंत्री आया, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, नेता आया, कोई मंत्री बना, अब वो तो भैंस चराता था, उसका जो है हिसाब किताब अलग है, इंग्लिश में कुछ पढ़ नहीं सकता, और मिनिस्टर बन गया, उसको मिल गया फलाना मिनिस्टर, मान लो उसको विज्ञान मंत्रालय मिल गया और उसका सब्जेक्ट में विज्ञान नहीं था कभी। हंसो मत, ऐसा है। मान लो तेजस्वी यादव के पास शिक्षा मंत्रालय था, 9th में तो लटके थे। अब आप बताओ, उसको कौन बताएगा पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी कैसे होती है, क्या बोलना है, कौन बताएगा उसको? ये सिविल सेवा लॉ भी बताती है कि सर मैडम ऐसे ऐसे डिसीजन लेने हैं, तब वो सर मैडम डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो आप ब्रेन हो इसीलिए बचे रहोगे कुछ समय तक, जल्दी से अंदर चले जाओ, नहीं तो मामला बहुत खराब होने जा रहा है।